नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस बाय सुमित सर। दोस्तों, आज आप लोगों को हम बताएंगे भारत का भूगोल का वीडियो 2 है, भाग हमने यहाँ पे 2 लिखा है। और भारत के भूगोल में हम आप लोगों को बताएंगे भारत एक परिचय, मतलब भारत के परिचय में भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत की राजधानी क्या है, लिंगानुपात, साक्षरता दर, ये सारी चीज़ें आपको आज हम भारत के भूगोल में बताएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आज हम ये आपको पिछले वीडियो में हमने बता दिया है कि भारतीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। जेम्स रेनल को भारतीय भूगोल का पिता कहा जाता है। किसको? जेम्स रेनल को। ठीक है ना। इन्हीं को भारतीय मानचित्र का भी पिता कहा जाता है। ठीक है ना, जेम्स रेनल को। ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल के सर्वेक्षण के रूप में, सर्वेयर के रूप में नियुक्त किए गए थे। आइए अब बात करते हैं भारत एक परिचय में। पहले नंबर, भारत, हम जिस देश में रह रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम भारत है। भारत के अतिरिक्त भी भारत का अन्य नाम है, जैसे आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, जम्बूद्वीप और भारत। ठीक है ना। अलग अलग नामों की उत्पत्ति भी अलग अलग जगहों से है। भारत के अतिरिक्त भारत के अन्य नाम भी हैं, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, जम्बूद्वीप। ठीक है ना। और हमारे संविधान में केवल 2 नामों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अर्थात इसकी हिंदी होती है, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है? राज्य हैं। अब भारत और किसको कहते हैं? इन्हीं राज्यों के एक संघ के रूप में कहते हैं। किसको? संघ कहते हैं। भारत उसी को कहते हैं, मतलब राज्यों के संघ को। ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? मतलब भारत कहते हैं। आपको पता है संगठन बनता है ना, मतलब संघों से, कई लोगों के संगठनों से मिलकर एक संगठन बनता है। तो इससे भारत जो बनता है कई राज्यों से मिलकर। ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं भारत की राजधानी क्या है। अन्य नाम हमने आपको बता दिए। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली कब से है? 13 फरवरी 1931 से है। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। 13 फरवरी 1931 से भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। इसके पूर्व में भारत की राजधानी दिल्ली थी। 1931 से पहले दिल्ली कब तक थी? 1911 से लेकर 1931 तक भारत की राजधानी दिल्ली थी। ठीक है ना। भारत की राजधानी क्या? दिल्ली थी। और उसके पहले कोलकाता थी। ठीक है ना। 1911 से पहले लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र की गई थी 1911 में। जब कौन आ रहा था उस समय? जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन के सम्राट। उन्हीं के आने की खुशी में राजधानी को भी ट्रांसफ़र किया गया। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण भी किया गया। और पहली बार राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रगान भी गाया गया था। ठीक है ना दोस्तों। तो राजधानी नई दिल्ली कब बनी? 13 फरवरी 1931 को बनी। ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं भारत में राज्यों की संख्या। राज्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 28 राज्य हैं। ठीक है ना। भारत में इसके पहले 29 राज्य थे। जम्मू कश्मीर राज्य था, तो जम्मू कश्मीर अब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना। और 29 राज्य थे जम्मू कश्मीर को लेके। तो जब 29वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना था, जिसका निर्माण, जिसका गठन 2 जून 2014 को किया गया। ठीक है ना। 2 जून 2014 को किया गया था। अब अगर पूछा जाए 28वें राज्य के रूप में किसका गठन हुआ था, तो 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। ठीक है ना। और झारखंड को कहाँ से अलग किया गया है? बिहार से अलग किया गया था। ठीक है ना। तो 2 जून 2014 को 29वां राज्य तेलंगाना बनाया गया था, जिसकी राजधानी हैदराबाद थी। वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है। ठीक है ना। और जिसमें से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा हमने यहाँ पे आगे लिखा है। ठीक है ना दोस्तों। तो 28 राज्य हैं और इनमें से 28 राज्यों में से 17 राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। ठीक है ना। और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्यों में क्या होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश उसे कहते हैं जो केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश हो। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश जो है सीधे सीधे राष्ट्रपति के अधीन होता है, जबकि राज्यों में मुख्यमंत्री द्वारा शासन चलाया जाता है, पर केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे सीधे राष्ट्रपति के अधीन होता है। ठीक है ना। और आठ केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। इसके सबसे पहले हमारे संविधान में 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर उसके बाद 7 हुए, फिर अभी 2019 में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी, फिर वर्तमान में 8 हो गई है। ठीक है ना। क्योंकि दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों अलग अलग थे, इन दिनों को एक कर दिए गए। ठीक है ना। तो इन दोनों को जब एक कर दिए गए तो 9 से संख्या घटकर 8 आ गई थी। ठीक है ना। और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री भी होते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है ना। दिल्ली और पुदुचेरी। तो आइए अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश संख्या 8 है। और लिंगानुपात की अब बात करते हैं, जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना। लिंगानुपात कितना है भारत का?
943 है। कितने पे? लिंगानुपात क्या होता है इसको समझ। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो मतलब प्रति 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं? लिंगानुपात भारत का 943, 43 महिलाएं, ठीक है ना। और अब बात करते हैं शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को लेते हैं, ठीक है ना। शिशु लिंगानुपात में 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को लेते हैं, जिसका लिंगानुपात 919 किस पर? ये भी प्रति 1000 पे ही लिया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। प्रति 1000 पर ये भी लिया जाता है, 919 है, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का? भारत का जनसंख्या घनत्व है अलिंगानुपात की दृष्टि से केरल भारत का प्रथम राज्य है। केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, प्रश्न बहुत पूछा जाता है, 1084 है, ठीक है दोस्तों। और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है, ठीक है ना। अब आइए शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं। शिशु लिंगानुपात में 919 शिशु लिंगानुपात है, मतलब 1000 शिशुओं पर कितना लिंगानुपात है? 900, ठीक है ना। मतलब और जो शेष बच रहे हैं वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, या कमी है उनकी, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। घनत्व का मतलब आप लोग जानते हैं ना, डेंसिटी, मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितना? प्रति वर्ग किलोमीटर, ये हमने लिखा है। भारत के जनसंख्या घनत्व अगर प्रश्न है कितना है तो 382 व्यक्ति कहाँ रहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं, ये भारत का औसत है, ठीक है ना। जबकि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, भारत का जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, लगभग 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, ठीक है ना। और केंद्र शासित प्रदेशों में देखेंगे तो दिल्ली जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जनसंख्या घनत्व वहाँ का सबसे अधिक है, ठीक है ना। ये जनसंख्या घनत्व से आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं साक्षरता, कुल साक्षरता, क्योंकि महिला पुरुष अलग अलग साक्षरता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? पूरे भारत की कुल साक्षरता, मतलब महिला पुरुष सबको मिला करके। तो कुल साक्षरता कितनी है? 2011 का जनगणना का आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर लिंगानुपात से लेकर जो दे रहे हैं 2011 की जनगणना का अनुपात है, ठीक है ना, उसकी साइट से। और आप जान रहे हैं कि जनगणना प्रति 10 वर्ष के बाद होती है, मतलब 10 वर्षों के बाद होती है। कब से? 1981 से हर 10 साल बाद जनगणना होती है, ठीक है ना। और 1881 से 10 वर्षों पे जनगणना होती है, ठीक है ना। मतलब प्रत्येक 10 वर्ष जनगणना होने लगी। और पहली बार जनगणना कब हुई थी भारत में? 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है ना। तो जनगणना की वहाँ से थी। तो कुल साक्षरता की बात करें, साक्षरता का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति लिखना, पढ़ना, समझना, बोलना जानता हो तो वो क्या माना जाएगा? साक्षर माना जाएगा, ठीक है ना। तो कुल साक्षरता कितनी है? 74.04% में लिखे हमने। क्या लिखा है? प्रतिशत में, मतलब 100%। का मतलब होता है 100, तो 100% में 74.04% क्या है? साक्षरता है हमारे देश की। उनमें से अब कुल साक्षरता में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.09% है। 80.09% पुरुष साक्षरता है, ठीक है ना। और महिला साक्षरता दर हमारे यहाँ जान रहे कम है, क्योंकि महिलाओं को बहुत कम शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी दिया जा रहा है उनको, अब जो है धीरे धीरे दिया जा रहा है, इसलिए महिला साक्षरता दर कम है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे यहाँ भी देश कैसे पुरुष प्रधान देश है। सैंधव सभ्यता जैसी सभ्यताएं थी, वहाँ पे महिला सत्तात्मक शासन हुआ करता था, पर अभी पुरुष सत्तात्मक शासन है, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति को मतलब एससी कहते हैं, ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जाति की प्रतिशत कितना है? 100% जनसंख्या में, टोटल 100% जनसंख्या में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी जातियाँ रहती है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है ना। तो उनमें से एससी का प्रतिशत कितना है 100% में? 16.6% है, ठीक है ना, एससी शेड्यूल कास्ट को, ठीक है ना। आइए अनुसूचित जातियों को जान रहे हैं आप, अनुच्छेद 16 के तहत नौकरियों में आरक्षण दिए गए, ठीक है ना, नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति, मतलब एसटी शेड्यूल कास्ट। क्या? शेड्यूल ट्रिब्यूनल। ये शेड्यूल कास्ट है एससी, और ये शेड्यूल ट्रिब्यूनल है, इसको कहते हैं अनुसूचित जनजाति। आप लोग जनजातियों के बारे में जानते होंगे, भारत की सबसे बड़ी जनजाति वर्तमान में भील है, इसके पहले गोंड जनजाति थी। वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है, ठीक है ना, जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में पाई जाती है। तो अनुसूचित जनजाति। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है थारू, ठीक है ना।
तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है प्रतिशत में? 8.6% अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। किसमें? 100% में, भारत में। ठीक है ना। अब बात करते हैं, हमारे यहाँ ग्रामीण एरिया भी है, शहरी एरिया भी है। तो बात करते हैं, सबसे ज़्यादा आप जान रहे हैं ग्रामीण जनसंख्या बहुत है हमारे। तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 68.8% है। 100% जनसंख्या में कितने शहर में रहते हैं, कितने ग्रामीण में रहते हैं? तो 68.8% ग्रामीण जनसंख्या। जो शेष बच रहा है 31.2%, वो क्या है? शहरी जनसंख्या है। क्योंकि धीरे धीरे सब गांव भी क्या हो रहे हैं? शहर में कन्वर्ट हो रहे हैं, शहर में परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि गाँव से ही शहर बने हुए हैं। ठीक है ना। तो धीरे धीरे गांव भी शहर बन रहे हैं। तो हमारे यहाँ गांव की संख्या सबसे ज़्यादा है। किसी का कथन है कि भारत गाँव में बसता है। ठीक है ना। तो देख ले गांव में क्यों कहा था उन्होंने, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत में जनसंख्या कैसी है? ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है ना, इसलिए। अब आइए बात करते हैं 10 की जनसंख्या वृद्धि। आपको यहाँ शाब्दिक अर्थ से देखिए, 10 की मतलब 10 वर्षों में की जाने वाली क्या? जनगणना की क्या? जनसंख्या क्या होनी चाहिए? वृद्धि दर। मतलब कितने दर से हर 10 वर्षों पे जनसंख्या की दर में वृद्धि आ रही है, कितने दर से? तो जो 2001 से लेके 11 तक में जो जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी, 2001 से 11 तक की, क्योंकि 10 वर्ष का अंतराल है ना दोनों में, तो उसकी जो जनसंख्या वृद्धि है 17.7% वृद्धि की दर से जनसंख्या बढ़ी है। अब की भी देखिए जनसंख्या वृद्धि हो सकता है अधिक हो, क्योंकि आपको पता है 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब हो सकता है 1 अरब 35 या 37 करोड़ जनसंख्या पहुंचे, तो जनसंख्या वृद्धि दर भी बढ़ेगी। ठीक है ना। ये 2021 में जनगणना होगी। और आपको करंट अफेयर्स का एक प्रश्न बता रहे हैं, अब की डिजिटल जनगणना भी होगी और अब की ऑनलाइन बजट भी पेश किया जाएगा, मतलब पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा, मतलब अब की कागज़ पे लिखित बजट नहीं पेश किया जाएगा पन्नों में। ठीक है दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है आपका। आइए अब बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। आपको पता है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है, जनसंख्या की दृष्टि से पहला राज्य है। ठीक है ना। आइए, और सबसे क्षेत्रफल की ही दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा? ये तो था सबसे बड़ा राज्य। ये डॉट डॉट का मतलब सेम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अब कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है ना। सिक्किम जैविक कृषि करने वाला भारत का प्रथम राज्य था। ठीक है ना। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ठीक है ना दोस्तों। आइए अब बात करते हैं भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक, क्योंकि आपको पता है मानचित्र जो होते हैं, एक प्राकृतिक होता है, एक राजनीतिक होता है। ठीक है ना। प्राकृतिक का मतलब होता है जो प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुएं, चीज़ें हैं, वह प्राकृतिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। और मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र जो होता है, जो मतलब राज्य द्वारा निर्मित मानचित्र होते हैं, राज्य द्वारा निर्धारित होते हैं, चित्रों को निर्धारण किया जाता है, रेखाओं को, उसको राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है ना। तो प्राकृतिक प्रदेशों को प्राकृतिक मानचित्र में आपको मिलेगा। अब प्राकृतिक प्रदेशों को भारत में 5 भागों में बांटा गया है। आइए अब देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। एक उत्तर के पर्वतीय मैदान है। आपको पता है उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। क्या है? पर्वत है। तो उसमें मैदान भी है। तो उत्तर में क्या है? पर्वतीय मैदान, ये पहला है। दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान। एक पर्वतीय मैदान है और एक विशाल मैदान भी है। ठीक है ना, उत्तर का। और एक है दक्षिण का जबकि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण का मतलब है, प्रायद्वीप का मतलब होता है लगभग दक्षिण भारत। ठीक है ना। तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, आप लोग जान रहे हैं बहुत सारे पठार भी हैं भारत में। आपको हम आगे चल के एक एक लिस्ट में, एक एक वीडियो में हम पठार बताएंगे, झीलें बताएंगे, पर्वत बताएंगे, मैदान बताएंगे, आपको आगे चल के हम बताएंगे। ये भी हम भारत के परिचय के बारे में बता रहे हैं आपको। ठीक है दोस्तों। तो क्या? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और समुद्र तटीय मैदान। आपको पता है भारत में समुद्री सीमा भी है। ठीक है ना, जो 75 से 16.6 किलोमीटर है। लगभग 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर भारत की समुद्री सीमा 75 से 16.6 किलोमीटर आती है। तो समुद्र तटीय राज्य भी है और समुद्र तटीय मैदान भी है, जो समुद्र के तट पे स्थित मैदान है। और द्वीप समूह भी हैं आपको। ठीक है ना। जैसे 7 टापुओं का नगर कहा जाता है किसको? मुंबई को। मुंबई क्या है? 7 टापुओं का नगर है, उसका नाम है सालसेट द्वीप। उसी के समूह को कहते हैं सालसेट। ठीक है ना। उसी पर मुंबई बसी हुई है, सालसेट द्वीप पर। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर द्वीप समूह भी है भारत में। जैसे आप जानते हैं अंडमान निकोबार में लक्षद्वीप लगभग 36 द्वीपों का समूह है। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे द्वीप समूह हैं। लगभग भारत में 247 द्वीप भी हैं। ठीक है ना। तो ऐसे द्वीप, इनको क्या कहते हैं? द्वीप समूह। आपको पता है द्वीप किसे कहते हैं? जो चारों ओर जल से घिरा हुआ स्थल हो, उसे द्वीप समूह कहते हैं।
आइए बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार, मतलब पर्वतीय क्षेत्र का भारत में कितना विस्तार है। हम 100% में सब लेंगे, 100% क्षेत्रफल पे पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है, 10.7% क्षेत्रफल किसका है, पर्वतीय क्षेत्र का, इसी 100% में, ठीक है ना दोस्तों, 10.7%। और मैदानी क्षेत्रों का विस्तार कितना है, मैदानी क्षेत्रों का विस्तार भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर है, कितना, 43% है। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर किसका विस्तार है, मैदानों का विस्तार है, कितना है, 43% है मैदानी क्षेत्रफल का विस्तार। और फिर आता है पहाड़ी क्षेत्रफल का विस्तार, क्योंकि आपको पता है भारत में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, आगे चल के हम आपको बताएंगे। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है 100% में, 18.6%, इसीलिए 100 दे रहे हैं, किसी 100% में कितने क्षेत्रफल पर कौन कौन से चीज़ का विस्तार है। तो पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6%, ये पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है। अब आइए पठार भी हमारे यहाँ बहुत पठार हैं, ठीक है ना, तो पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है, 27.7% क्षेत्रफल पर भारत में पठारी क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है दोस्तों। आगे चल के हम आपको हर चीज़ बताएंगे, ठीक है ना, ये हमारा भूगोल का वीडियो 2 है। आइए बात करते हैं हमारे देश में कैसा शासन है, संसदीय शासन है। तो हमारे यहाँ संसद जो है कैसी है, द्विसदनात्मक, मतलब संसद के 2 सदन हैं। कौन कौन से, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है, ठीक है ना, राज्यसभा है, एक लोकसभा है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए, लोकसभा 25 वर्ष होनी चाहिए। ये अस्थाई सदन है, ये अस्थाई सदन है, ये उच्च सदन है, ये निम्न सदन है, ठीक है दोस्तों। राज्यसभा को पहले काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते थे। 23 अगस्त 1954 से काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा कहा जाने लगा, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं बंदरगाह। बंदरगाहों की संख्या कितनी है हमारे यहाँ, 13 है, मतलब बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, 13 है। बंदरगाह का मतलब जहाँ बंदर रहते हैं वो नहीं, बंदरगाह का मतलब जहाँ से पोर्ट जिसको कहते हैं, जहाँ से जहाँ जो समुद्री तट होता है वहाँ पे बहुत सारे जहाज़ें होती हैं, वहाँ पे जहाज़ों का मतलब बहुत सारी जहाज़ें इकट्ठा होती है, जहाँ से जलीय व्यापार किया जाता है। क्या, जलीय व्यापार जो किया जाता है, और जहाज़ें बहुत खड़ी होती है, समुद्री व्यापार जहाज़ों के माध्यम से किया जाता है। तो जहाँ पे बहुत सारे जहाज़ें होती है और वहाँ से व्यापार होता है, उसको क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। और हमारे यहाँ बड़े बंदरगाहों की संख्या लगभग 13 है, ठीक है दोस्तों। आइए बात करते हैं प्रादेशिक जल सीमा। हम आपको एक वीडियो में बंदरगाह दे देंगे, हर चीज़ आगे हम धीरे धीरे देंगे, ठीक है दोस्तों। प्रादेशिक जल सीमा मतलब प्रदेश की जल सीमा भारत की कितनी है, 12 समुद्री मील है। 12 समुद्री मील क्या है, प्रादेशिक जल सीमा है, क्योंकि समुद्री जल सीमा किस में मापते हैं, समुद्री मील में मापते हैं, उसको नॉटिकल मील कहते हैं, ठीक है ना। समुद्री सीमा किस में मापते हैं, जली को समुद्री मील में, उसको कहते हैं नॉटिकल मील, ठीक है ना। अब आइए संलग्न क्षेत्र। आपको पता है संलग्न का मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। संलग्न मतलब एक दूसरे से, मतलब जलीय सीमा, एक जलीय सीमा दूसरी जलीय सीमा से संलग्न हो, जुड़ी हुई, वो सीमा का क्षेत्र कितना है भारत में, 24 समुद्री मील है। मतलब 24 समुद्री मील तक सीमा तक भारत का अधिकार है, ठीक है ना, भारत का अधिकार है। और एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, एक समुद्री मील बराबर लगभग 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। समुद्री सीमा में जो हम नापते हैं उसको, एक समुद्री सीमा बराबर होता है, एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर। ये आपका बहुत प्रश्न बनता है, ठीक है दोस्तों। और ऐसे संलग्न क्षेत्र कितना है, 24 समुद्री मील। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र का मतलब होता है जो समुद्री क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो, उसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहेंगे। यहाँ शाब्दिक अर्थ से आप समझ सकते हैं, आर्थिक ना, आर्थिक आ रहा है, मतलब वो अन्य समुद्री क्षेत्र जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो, जैसे खनिज संसाधन से, ठीक है ना, जैसे स्वर्ण भंडार पाया जाता है, तेल खनिज संसाधन पाए जाते हैं, प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं, उसको कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और संलग्न क्षेत्र से क्या होता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक भारत का अधिकार है, जो संलग्न क्षेत्र है ये 24 समुद्री मील के बाद 200 समुद्री मील तक, 24 समुद्री मील के बाद 200 समुद्री मील तक भारत का अधिकार होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये आपका प्रश्न बनता है। अब आइए आप बात करते हैं, हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया था, अब यहाँ हमने क्या बात किया था, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से वहाँ बात किया था क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये 1 लाइनर प्रश्न बनते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा है दोस्तों, ठीक है। ये आपका था भारत का भूगोल का दूसरा वीडियो, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, अब मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए